हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू योर ओन चैनल सोशल साइंस बाय विशाल सर। देखिए चैम्पियंस, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। देखिए, जो पहली बार इस वीडियो के अक्रॉस आते हैं वो थोड़ी देर मेरी बात को सुने, उसके बाद हम लोग मेन कंटेंट पे आएंगे। इकोनॉमिक्स जो है वो आपको पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है स्टैंडर्ड 9 में। आपको हो सकता है कि कुछ बड़े बड़े टर्म्स आपने सुने हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो बिजनेस स्टैंडर्ड, मतलब बेसिकली समझिए आपके इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह जैसे न्यूज़पेपर्स में छपते हैं, या अ, मतलब कहीं भी हो सकता है कि ये आपने सुना हो, जो आपको लगता हो हाँ मार्केट, या शेयर मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में आप हो सकता है कि आपने सुना हो। बट क्या है, चूँकि यह पहली बार आप पढ़ने जा रहे हैं, तो आप यह समझिए कि यह बेसिकली जैसे बचपन में आपने ABCD पढ़ा, ठीक? तो आपके आपने उसको पढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे आपने सारी चीज़ों को सीखा। पहले आपने कुछ लेटर्ड वर्ड बनाने सीखे, फिर धीरे धीरे आपने सेंटेंस फ्रेमिंग सीखी, उसके बाद मीनिंग सीखा। इसी तरह सारी चीज़ें होती हैं। तो यह आपका इकोनॉमिक्स का बेसिकली आज से हम लोग ABCD की शुरुआत कर रहे हैं। मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है हमारे डेली लाइफ में, मतलब सब कुछ हम लोग बहुत बेसिक से चलेंगे। आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, यह बहुत देखा गया है, मेरा खुद का भी ये एक्सपीरियंस रहा है कि लोग सब्जेक्ट को टफ बना देते हैं, या फिर इसको कहा जाए तो अगर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो वह किसी भी सब्जेक्ट को, अभी क्या है कि अभी आप एडोलेसेंस पीरियड में हैं, और एडोलेसेंस पीरियड में क्या होता है कि हर चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली फीलिंग आती है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। न्यू सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन इस वक्त होना थोड़ा सा आपके लिए, एक तो होता है कभी अगर आपको यह इंटरेस्टिंग लग जाए सब्जेक्ट, तो हो सकता है कि आप इसी फील्ड में फिर आप आगे भी बढ़ जाएं। यहाँ पर एक करियर चॉइस की भी बात होती है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इसलिए बहुत ही आराम से चलेंगे, बहुत ही बेसिक से चलेंगे, हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे, और बहुत डिटेल में चलेंगे। इसलिए बिल्कुल भी किसी को भी चिंता नहीं करना है कि नया पेपर है, नया सब्जेक्ट है। बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है। आप मान करके चलिए, पढ़ाई जो है वो बहुत ही आसान होती है, ठीक है? हो सकता है आपको आप मेरे बात से कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो, बट ये फैक्ट है, पढ़ाई बहुत ही आसान होती है। हम लोगों ने उसको सोच सोच करके जो है बहुत ही टफ बना दिया है। पढ़ाई बहुत ही आसान होती है, मतलब आप ये समझिए किसी इंसान ने ही ना किसी बुक को लिखा है, किसी ह्यूमन ने ही लिखा है। तो जब उसके ब्रेन में वह इतना, उसकी ये कैपेसिटी है कि वो किसी बुक को लिख सकते हैं, तो आपके भी ब्रेन में वो कैपेसिटी है कि आप भी किसी भी बुक में लिखे हुए किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसलिए बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम आराम से चलेंगे और बहुत मज़ा करते हुए चलेंगे, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके क्लास 9 में जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अच्छा, आप ये समझिए, ये स्टोरी आपको दिया गया है, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, बट ये क्या है, शुरुआत जो की जा रही है वो स्टोरी से की जा रही है। क्यों? क्योंकि बहुत ही सोच समझ के बुक को लिखा जाता है। अभी आपकी जो शुरुआत हो रही है यह ABCD है इकोनॉमिक्स की, ठीक है? तो यहाँ से जैसे 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 आप चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे, वैसे 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 धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ते चलेंगे, और नए नए टर्म्स, नए नए कॉन्सेप्ट्स आप सीखते हुए चलेंगे। तो बेसिकली समझिए, ये जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, यह पालमपुर नाम के एक गांव की कहानी है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ वह जो गांव है वो किस प्रकार का है, वहाँ क्या क्या चीज़ें होती है, लोग कैसे अपना डेली लाइवलीहुड कैसे जीते हैं, जीवन यापन कैसे करते हैं, पैसे लोगों के पास कहाँ से आते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, सारी चीज़ों को हम लोग देखते हुए
चलेंगे। इस चैप्टर का अगर कहा जाए तो मेन पर्पस क्या है? इस चैप्टर का मेन पर्पस है आपको कि आपको उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स से रूबरू कराना, इंट्रोड्यूस बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन का हिंदी होता है उत्पादन। ठीक है, उत्पादन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को बनाना। जैसे एक कपड़े का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जो शर्ट, जो जीन्स या ट्राउज़र हम पहनते हैं, या साड़ी फीमेल पहनती हैं, वो क्या है? वो तो बना है कहीं ना कहीं, वो एक वस्तु है। उसको क्या किया गया है? प्रोड्यूस किया गया है। तो कैसे बना, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, क्या क्या चीज़ लगे, तब जाकर के वह शर्ट या वह पैंट या वह कपड़ा या वो ड्रेस या वो साड़ी वह आप पहन रहे हैं। ठीक, तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो इस चैप्टर का मेन पर्पस अगर कहा जाए तो यही है कि आपको जो प्रोडक्शन से जो रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे आपका रूबरू कराना, उनसे आपका हाय हेलो कराना। ठीक, एकदम लाइटली चलेंगे, एकदम स्ट्रेस फ्री रह करके सीखना है। ठीक है, चल, मतलब रटने पे कुछ भी जोर अगर आप देंगे, अगर रोट लर्निंग को आप सोचेंगे कि वो आप कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आप सीखने पे जोर दीजिए। ठीक, तो कहते हैं इंट्रोड्यूस बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये हमारा क्या हो गया? पर्पस है। अब देखते हैं यहाँ मेन एक्टिविटी क्या है। यह जो पालमपुर गांव है, यह जो पालमपुर विलेज है, यहाँ की मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग। लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी का काम करते हैं। मतलब खेती जो है यहाँ, वह लोगों का मुख्य जीवन जीने का स्रोत है। मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी का काम करते हैं, और उसी खेती बाड़ी से जो लोगों की आमदनी होती है उससे उनका जीवन यापन होता है, उससे उनका डेली का लाइवलीहुड चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि और चीज़ें नहीं है, अदर एक्टिविटीज़ भी हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़। समझिए इस बात को। एक तो होता है फार्मिंग एक्टिविटी, ठीक, और एक होता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब फार्मिंग एक्टिविटी क्या हो गया? जो आपके फार्म से रिलेटेड हो। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो फार्म से रिलेटेड नहीं हो, जो खेती बाड़ी से रिलेटेड नहीं हो, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं हो, वह सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी? वो आ जाएंगी अंडर द हेडिंग नॉन फार्म एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे वस्तुओं का उत्पादन या स्मॉल स्केल पे उत्पादन, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ट्रांसपोर्ट, मतलब यातायात की बात कर रहे हैं हम लोग, एक जगह से दूसरे जगह आपको लेकर के बस जाती है, वो क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। या फिर शॉपकीपिंग। ठीक, मतलब हर प्रकार की एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर हो रही है, मगर यहाँ की मेन एक्टिविटी क्या है? यहाँ पर की मेन एक्टिविटी है फार्मिंग। ठीक है, कहते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। और एक बात हमने नहीं की, डेयरी की बात हमने नहीं की। डेयरी भी क्या है? एक बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छा जरिया है जिसके द्वारा लोग इनकम करते हैं। मतलब पशुपालन। अगर आप पशुओं को पालते हैं, गाय आपने रखा हुआ है, आपने भैंस रखा हुआ है, और उनका दूध का ही आपका बिजनेस है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक, कहते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन अ कंबाइंड वे। क्या क्या चीज़ें लगती है? कहता है ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं इसमें अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज लगते हैं। मतलब लोगों को अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करके एक साथ जोड़ना पड़ता है, या कहा जाए कि एक स्टेज पर लाना पड़ता है, तभी सारी चीज़ें एक साथ मिल करके प्रोडक्शन कर सकती है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीज़ें। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। मैनमेड आइटम्स, मैनमेड आइटम्स चाहिए। ह्यूमन एफर्ट,
मतलब मानव के द्वारा लगाया गया जो बल हो, और मनी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। मान करके चलते हैं हम लोग किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसकी जो फैक्ट्री होगी जहाँ पर कपड़े बनते होंगे, अब वहाँ पर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, लैंड चाहिए, जहाँ पर आप इसके मशीन्स को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जहाँ पर आप इनके मशीन्स को रखेंगे। अब मशीन चाहिए भाई, मशीन क्या है, मैनमेड आइटम है। मशीन तो नेचुरल नहीं है, वो अ, भगवान के द्वारा तो बना करके हमें नहीं दिया गया है। वो क्या है, वह किसी इंसान ने बनाया है, मैनमेड है, ठीक। ह्यूमन एफर्ट चाहिए, मतलब दूसरा मैनमेड, तीसरा ह्यूमन एफर्ट। इंसान मशीन को चलाएंगे तभी तो चलेगा, बटन भी कम से कम तो दाबना पड़ेगा। अगर आप बटन ही प्रेस नहीं करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई मशीन अपने आप जो है वह चालू हो जाएगी? इस एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं, मतलब इन द एग्जाम्पल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पैसा पैसा ही खर्च होना ही है। आप मशीनरी इंस्टॉल करेंगे, आप लेबर रखेंगे, उनके चार्जेस देने पड़ेंगे, आप मशीन खरीद करके लाएंगे, परचेस करेंगे, उसमें पैसे देने पड़ेंगे। तो मतलब जब ये सारी चीज़ों को करेंगे तभी जाकर के क्या होगा, आपका कपड़ा तैयार होगा। इसलिए कहा गया कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में लगते हैं। कैसे? इन अ कंबाइंड वे, मतलब जब सबको साथ मिला करके काम किया जाता है, जब सबको साथ लाया जाता है, तभी जाकर के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पालमपुर हैज़ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर। कहते हैं पालमपुर में मतलब वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स है, अच्छे रोड्स भी हैं, ट्रांसपोर्ट का भी यहाँ जो सुविधा है, यातायात की सुविधा, मतलब बसें भी ठीक ठाक चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक ठाक है, बिजली भी जो यहाँ आती है वो एकदम ठीक ठाक आती है। ऐसा नहीं कि एक दो घंटे आ गई, 24 घंटे में तो बहुत है, नहीं, बिजली भी ठीक ठाक आ रही है। इरिगेशन, मतलब वहाँ सिंचाई की सुविधा भी ठीक ठाक है, लोगों को पानी मुहैया करा रही है, सरकार मुहैया करा रही है, या लोग खुद से भी अगर कर रहे हैं तो लोगों के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है टू इरिगेट देयर फील्ड्स, ठीक। स्कूल्स भी हैं वहाँ पालमपुर गांव में, और क्या है, और हेल्थ सेंटर भी है। मतलब कहा जाए कि एक प्रकार से बढ़िया गांव है, एक प्रकार से वेल डेवलप्ड विलेज हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर वेल डेवलप्ड विलेज है, अब उसमें हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें है प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्या क्या चीज़ें वहाँ होती है। उन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक से चलेंगे, और समझिए बेसिक से एडवांस की ओर हम लोग चलेंगे। और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि नया सब्जेक्ट है, एकदम हल्का सब्जेक्ट है, और इसको हल्का ही लेकर के चलना है। हल्का जो है वो सारा सब्जेक्ट होता है, इजी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हम लोग उनको टफ बना देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजिली वे में चलेंगे, ठीक है। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू योर ओन चैनल सोशल साइंस बाय विशाल सर। चैम्पियंस, होपफुली आपने इकोनॉमिक्स का जो पहला वीडियो मैंने डाला था, जो पहली क्लास थी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उस वीडियो को आपने सुना होगा। वह वीडियो आपके इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 से रिलेटेड भी है, और उसमें मैंने उन बातों को भी बताया है, समझाया है, जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले जाननी चाहिए, ठीक। चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, उसमें हमने पालमपुर पर फोकस करते हुए देखा था कि पालमपुर में क्या क्या सुविधाएं हैं। पालमपुर को हमने समझा था कि पालमपुर एक ऐसा जगह है, ऐसा गांव है जिसमें जो सुविधाएं हैं, जिसको कहा जाए जो बेसिक फैसिलिटीज़, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वह पालमपुर विलेज को मिली हुई है, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन
इससे मतलब इस टॉपिक का सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन को, उत्पादन को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, क्या क्या वह चीज़ें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो प्रोडक्शन को करने के लिए चाहिए, उत्पादन करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इन चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो एम ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एम ऑफ प्रोडक्शन है क्या, उद्देश्य क्या होता है प्रोडक्शन का। तो एम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर वांट्स। यहाँ पर फोकस किस पर है, कंज्यूमर पर, कंज्यूमर के वांट्स पर, कंज्यूमर को आखिरकार क्या चाहिए। मतलब मार्केट में अगर कोई व्यक्ति जाता है कोई सामान खरीदने के लिए तो वह क्या है, एक कंज्यूमर है। ठीक है, या अगर कोई व्यक्ति किसी सामान का उपभोग कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, तो वह भी क्या है, एक कंज्यूमर है। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम लोग चलेंगे तो जो कंज्यूमर को चाहिए, जो आवश्यकता है कंज्यूमर की, जो नीड है, जो वांट है, जो उसे चाहिए, बेसिकली समझिए कि जो उसे चाहिए उसको उपलब्ध कराना। कैसे उपलब्ध कराना, उत्पादन करके, प्रोडक्शन करके, प्रोड्यूस करके। तो कहते हैं प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर वांट्स। प्रोडक्शन का, उत्पादन का उद्देश्य क्या है कि उन वस्तुओं का या उन सर्विसेज का हम लोगों को क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, बनाना है। वही क्या है, एक मेन उद्देश्य है, एम ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर वांट्स। जो कंज्यूमर को चाहिए वही प्रोड्यूस करना, यही है एम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहते हैं 4 चीज़ें चाहिए, 4 रिक्वायरमेंट्स है। गौर करेंगे कितने रिक्वायरमेंट्स है, 4 रिक्वायरमेंट्स है किस चीज़ के लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स, वस्तुओं के उत्पादन के लिए या सर्विसेज के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होनी ही होनी है। मतलब ये 4 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना प्रोडक्शन होना जो है वह पॉसिबल नहीं है। क्या है वह 4 चीज़ें, देखते हैं। पहला है लैंड। कहते हैं लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट्स एंड मिनरल्स। मतलब क्या क्या चाहिए, लैंड तो चाहिए ही चाहिए, कहीं पर भी आप काम करेंगे, कुछ भी प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए धरती तो चाहिए, ज़मीन तो चाहिए आपको। ठीक है, तो लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। कैसे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक रूप से हमें मिले हुए हैं। ठीक, तो लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, ये भी प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है, फॉरेस्ट, ये भी प्राकृतिक रूप से जंगल हमें मिले हुए हैं, और मिनरल्स। ठीक, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग करेंगे तभी हम लोग प्रोडक्शन के फर्स्ट स्टेप को एंटर कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं लेबर, पीपल हु विल डू द वर्क। अब लेबर चाहिए, लैंड है, ज़मीन है, परंतु उस पर काम करने के लिए उसको अगर मान लिया जाए हम लोग कोई सीड सो कर रहे हैं, कोई अनाज को उपजाने की प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे पास खेत तो है परंतु खेत में काम करने के लिए किसान नहीं है। ठीक, तो खेत में काम कौन करेगा भाई। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज तो है हमारे पास, लैंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, मगर लेबर नहीं है, तो कैसे यहाँ काम होगा। इसलिए जो दूसरा रिक्वायरमेंट है वो क्या है, लेबर का, पीपल हु विल डू द वर्क, जो उस पर्टिकुलर लैंड पर काम करेंगे। ठीक, तीसरा क्या है, तीसरा है फिजिकल कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है, फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या होता है, तो होता है जो इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। मतलब हम लोगों के पास लैंड है, मान लिया जाए कोई फैक्ट्री हम लोगों को डालनी है, तो हमने सबसे पहले लैंड एक्विजिशन किया, लैंड एक्वायर कर लिया, कहीं से हम लोगों ने लैंड ले लिया, लीज पर ले लिया, खरीद लिया, कुछ कर लिया। ठीक, उसके बाद हमने लेबर का भी जुगाड़ कर लिया, लेबर को भी हमने हायर कर लिया कि हाँ भाई आप लोगों को इस पर काम करना है। ठीक, अब काम जो करना है उसके लिए मशीनरी तो चाहिए। मान लिया जाए अगर एग्जांपल हम लोग लेते हैं टेक्सटाइल का, ठीक, अगर कपड़े बनाने की ही हम लोग बात करते हैं तो उस कपड़े बनाने की मशीन तो हमें चाहिए ना।
मशीन होंगी तभी उस मशीन पर हम लोग काम करेंगे, ठीक। तो इस फिजिकल कैपिटल में वही कहता है इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। मतलब जो इनपुट क्या होता है जो हम लोग डालते हैं, आउटपुट क्या होता है जो हमें मिलता है। मतलब बेसिकली समझिए इनपुट क्या है, जो रॉ मटेरियल्स हम लोग डाल रहे हैं या जिन चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करके किसी भी गुड को प्रिपेयर करेंगे, किसी भी माल की हम लोग तैयारी करेंगे, क्या डाल के, किसी भी कच्चे माल को डाल के, मतलब कोई भी रॉ मटेरियल को डाल के हम लोग फिनिश प्रोडक्ट को निकालते हैं एज आउटपुट, ठीक। तो जो इनपुट हम लोग को चाहिए हर स्टेज पे प्रोडक्शन के, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है फिजिकल कैपिटल, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर देखिए, फिजिकल कैपिटल में भी दो प्रकार के कैपिटल होते हैं, ठीक। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। आप नाम से ही समझ सकते हैं, फिक्स्ड मतलब फिक्स है, ठीक। पहले हम लोग फिक्स कैपिटल को समझते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल क्या है। तो कहता है फिक्स्ड कैपिटल में एग्जांपल है जैसे टूल्स हो गए, मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, मतलब टूल हो गए। अब एक टूल है, एक कुल्हाड़ी है या एक फावड़ा है, या मान लिया जाए अगर मशीन्स की बात करें तो थ्रेशर है फार्मर के पास, या अगर इंडस्ट्री की बात की जाए, फैक्ट्री की बात की जाए, वहाँ पर बड़े बड़े मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। या बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में भी काम हो रहा है वो भी क्या है, वो भी एक फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट है। आप इस बात को कोरिलेट कीजिए, इसको फिक्स्ड क्यों बोला जा रहा है, क्यों, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म तक आपके पास है, मतलब यह फिक्स है कि यह तो है, यह तो आपके पास है, ठीक। अब देखते हैं वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है बेसिकली समझिए जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो कच्चे माल हैं जिनका आप इस्तेमाल करेंगे, जो रॉ मटेरियल्स है, जो पैसे है, जो मनी इन हैंड है। कहता है जो रॉ मटेरियल्स हो गए या जो पैसे हो गए, वह क्या हो जाते हैं, वह प्रोडक्शन के द्वारा या प्रोडक्शन के दौरान इस्तेमाल हो जाते हैं, यूज्ड अप हो जाते हैं। परंतु जो आपके ये फिक्स्ड कैपिटल होंगे जैसे मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, यह ख़त्म नहीं हो जाएंगे, यह इस्तेमाल करने के बाद भी रहेंगे। परंतु जो कच्चे माल होंगे, जो रॉ मटेरियल्स होंगे, वह तो आपके ख़त्म हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाएंगे। जो पैसे आपको लगने हैं वह तो ख़त्म हो जाएंगे, वह तो खर्च हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ह्यूमन कैपिटल। कहता है सब कुछ आपके पास है, ठीक। लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है। अब आपको किस प्रकार का डिज़ाइन बनाना है, किस प्रकार के कपड़े का ऑर्डर आपको, मान लिया जाए कि आप कोई फैक्ट्री है और किसी कंपनी से आपको ऑर्डर मिला है, ठीक। तो किस प्रकार के नए डिज़ाइंस आपको बनाने हैं या कैसे उन डिज़ाइंस को बनाया जाएगा, उसको कहते हैं कैरी आउट कैसे किया जाएगा इस प्रोसेस को, तो वह आपको पता ही नहीं है। तो कैसे काम होगा, इसीलिए चौथा रिक्वायरमेंट है, फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, ह्यूमन कैपिटल का, ठीक। कहता है देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। कहता है रिक्वायरमेंट क्या चीज़ का है, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। नॉलेज, ज्ञान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मतलब किसी कंपनी में अगर आप ज्ञान है तो आप बहुत यूज़फुल हो जाते हैं, ठीक। उसी की बात हो रही है ह्यूमन कैपिटल। मतलब ये क्या है, एक प्रकार का कैपिटल है, एक प्रकार का आपके पास समझिए पूंजी है, ह्यूमन ब्रेन। तो आपको नॉलेज तो चाहिए किसी भी काम को कैरी आउट करने के लिए, ठीक। तो ह्यूमन कैपिटल दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर। क्यों चाहिए, टू बी एबल टू पुट टुगेदर, ताकि आप एक साथ कर सके किन चीज़ों को, लैंड को, लेबर को और फिजिकल कैपिटल को। इन तीनों चीज़ों को कंबाइंड रूप से एक साथ ला करके आप इस्तेमाल कर सके। जैसे आपके पास लैंड है, आपके पास ज़मीन है, या आपके पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री आपने जिस लैंड पर डाली है, ठीक है। लेबर का आपने जुगाड़ कर लिया, ठीक। आपके पास फिजिकल कैपिटल भी है, उसमें फिक्स्ड भी है, वर्किंग भी है, दोनों हैं, ठीक। अब उसको इस्तेमाल करना है, तो एक साथ इस्तेमाल जब आप करेंगे तब क्या होगा, तब आपका आउटपुट तैयार हो जाएगा, तब आप क्या कर पाएंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे, तब आप आउटपुट को जो है एज रिजल्ट दे पाएंगे, ठीक। अब हम लोग समझते हैं कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहता है प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कहते हैं प्रोडक्शन को किया जाता है क्या करके, बाय कंबाइनिंग,
एक साथ मिला करके किन चीज़ों को, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इन चारों चीज़ों को जब मिलाया जाता है तब जा कर के क्या होता है, तब होता है प्रोडक्शन। ओनली देन द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। तो इसलिए इसको कहा गया है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनको कहा गया, किनको, चारों को। जब चारों को कंबाइन कर लेते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, जब इन चारों को कंबाइन कर लेंगे हम, तो हम लोग कहा जाएगा कि यह क्या है, ये दीज आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, होपफुली आपको आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, आपको वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू योर ओन चैनल सोशल साइंस बाय विशाल सर। जो भी चैम्पियन मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरे पास एक मैसेज है कि वह इस वीडियो को एंड तक देखें। एक बार भरोसा करके एंड तक देखें। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल ना लगे, तो बेशक आप इस चैनल पर दोबारा विजिट ना करें। ठीक है, क्योंकि आपका जो वक्त है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, जहाँ पर हम लोगों ने जाना था कि जब हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, जब हम लोग कम्बिनेशन बना लेते हैं लैंड, लेबर, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल का, तब जा कर के कोई भी प्रोडक्शन जो है वह एक तरह से कहा जाए तो इम्प्लीमेंट हो सकता है, या कोई भी प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर, जहाँ पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को खोजने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपके भी मन में हो, तो आप वीडियो को जब एंड तक देखेंगे तो आपको वह सारे क्वेश्चंस जो हैं जो अनआंसर्ड हैं वह उनके जवाब भी मिलने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे क्वेश्चंस जानेंगे उनको पहले जान लेते हैं कि क्या यह संभव है, क्या इज़ इट पॉसिबल कि एक ही लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है, क्या ऐसी चीज़ें पॉसिबल है। फिर हम लोग जानेंगे कि क्या लैंड बचेगा आगे चल कर के, क्या लैंड बचेगा से क्या मतलब है, उसको भी हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि कैसे जो है वह लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जो फार्मर्स हैं पालमपुर के, उनके बीच में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वह किस प्रकार से हुआ है, इन द सेम प्रोपोर्शन हुआ है या डिस्प्रपोर्शनेटली हुआ है, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि लेबर कहाँ से आएगा, और भी ऐसे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पे आपको बहुत प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी क्लैरिटी होगी। इन सारे सवालों का जवाब हम लोग आज खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फार्मिंग इन पालमपुर, कहाँ की बात हो रही है, पालमपुर की बात हो रही है, और वहाँ पर क्या हो रहा है, फार्मिंग हो रहा है। अच्छा, फार्मिंग का सबसे पहले हम लोग मतलब जान लेते हैं, या हिंदी की बात करते हैं, हिंदी जान लेते हैं। फार्मिंग का हिंदी होता है कृषि। ठीक है, या खेती कह लीजिए, किसानी कह लीजिए। ठीक, तो खेती कहाँ पर, कृषि कहाँ पर, पालमपुर में। पालमपुर में खेती किस प्रकार से होती है, कृषि को जो है वह किस प्रकार से किया जाता है, उसको जानते हैं। तो पहला है फिक्स्ड लैंड, लैंड की बात हो रही है, जमीन की बात हो रही है, धरती की बात हो रही है। ठीक, कहते हैं फिक्स्ड है, मतलब बढ़ घट नहीं रहा है, फिक्स्ड है। देखते हैं, कहता है द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी हियर इज फार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पालमपुर में जो है वह मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होता है। प्रोडक्शन का अगर हम लोग हिंदी जानना चाहें तो प्रोडक्शन का हिंदी होता है उत्पादन। अगर आप साथ साथ लिखते हुए चलेंगे तो आपको चीज़ें जो है वह ज़्यादा समझ में आएगी, आपकी क्लैरिटी जो है वह ज़्यादा बेहतर होंगी। ठीक, तो कहते हैं प्रोडक्शन जो मेन उत्पादन का काम होता है, जो सबसे मुख्य वहाँ काम है पालमपुर में, वह क्या है, वह है कृषि। द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी हियर इज फार्मिंग। कहते हैं 75% ऑफ द वर्किंग पीपल, मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगे हुए हैं, उनका 75%, कहता है उनका 75% डिपेंड ऑन फार्मिंग टू अर्न देयर लाइवलीहुड। कहता है जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका 75% किस पर डिपेंडेंट है, फार्मिंग पर डिपेंडेंट है, खेती पर डिपेंडेंट है, कृषि पर डिपेंडेंट है, किसानी पर डिपेंडेंट है, उस पर वो क्या है, आधारित है, उस पर वह निर्भर है, टू अर्न देयर
लाइवलीहुड क्यों निर्भर है? टू अर्न, कमाने के लिए, अपना रोज़मर्रा का जीवन चलाने के लिए, अपना ब्रेड बटर चलाने के लिए। मतलब ब्रेड बटर की क्या बात की जाए, मतलब समझिए कि उनका जीवन यापन हो जाए, उनको भोजन की प्राप्ति हो जाए, उनको खाना मिल जाए, इसलिए वह जो काम करते हैं उसमें से 75% लोग, 75% लोग क्या है, वह फार्मिंग के ऊपर निर्भर है, खेती के ऊपर निर्भर है। कहता है परसेंटेज इंक्लूड्स बोथ फार्मर्स और फार्म लेबरर्स, दोनों की बात कर रही है। 75% में दोनों प्रकार के लोग हैं, मतलब जो फार्मर्स हैं और जो फार्म लेबरर्स हैं। अब इन दोनों में भी डिफरेंस क्या होता है इसको समझते हैं कि फार्मर्स बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे जिनके पास लैंड होता है वह भी फार्मर है, ठीक। जिनके पास लैंड नहीं है वह भी फार्मर है, लैंडलेस फार्मर कह सकते हैं उनको, ठीक। या लेबरर भी कह सकते हैं, जिनके पास अपना लैंड नहीं है, वो दूसरे के खेत पर जा कर के काम करेंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? फार्म लेबरर्स कहेंगे, ठीक। कहते हैं लैंड एरिया इज फिक्स्ड, लैंड एरिया क्या है पालमपुर में? फिक्स्ड है। इतने सारे लोग, आप सोच करके चलिए कि 75% लोग, 3/4 जिसको कहा जाता है कि 3/4, 4 में से 3 लोग क्या है, वह खेती पर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, खेती से ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं, खेती से ही उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है, ठीक। और उसमें जो लैंड एरिया है वो क्या है? फिक्स्ड है। कहते हैं लैंड एरिया इज फिक्स्ड। सिंस 1960 देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। कहता है 1960 से कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि लैंड को कुछ एक्सपेंशन मिल गया हो, लैंड कहीं पर बढ़ा दिया गया हो, ठीक। सिर्फ हुआ क्या है, कहते हैं कि वहाँ पर जो वेस्ट लैंड्स थे, अब वेस्ट लैंड्स का आप लोग हिंदी लिख लीजिए, वेस्ट लैंड्स का, वेस्ट लैंड्स का हिंदी होता है बंजर। मतलब समझिए कि जो बंजर जमीन थी वहाँ पर, जो फेलो लैंड था वहाँ पर, उसको क्या किया गया? उसको कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट किया गया। कल्टीवेबल मतलब कृषि योग्य, जिस पर कृषि की जा सके, जिस पर खेती की जा सके। वैसे जो वेस्ट लैंड थे सिर्फ उनको ही कृषि योग्य बनाया गया है, और कोई एक्सपेंशन वहाँ लैंड का पालमपुर में हुआ नहीं है, ठीक। अब इसमें आप लोगों को जब आप अपना सिलेबस गो थ्रू करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि लैंड के मेजरमेंट का भी एक आपको आइडिया दिया गया है कि लैंड का जो मेजरमेंट है वह कैसे यूनिट में होता है, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? तो कहता है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर, ठीक है। मगर आपके गांव में, आपके शहर में, आपके इलाके में हो सकता है अलग अलग प्रकार से नापी की जाती हो, अलग अलग प्रकार से जो लैंड को जो मेज़र किया जाता है वह अलग अलग नाम से किया जाता हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहता है कैन वन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या ये संभव है? पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है? कैन वन ग्रो फ्रॉम द सेम लैंड, मतलब क्या ये संभव है कि कोई एक इंसान है, वह मान लिया जाए, एकदम बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक इंसान है जो अपने खेत से 100 किलो मान लेते हैं अनाज का उपज कर रहा है, ठीक। और दूसरा इंसान आकर के कहता है कि मैं तुम्हारे खेत से 500 किलो अनाज का उपज कर लूँगा। क्या ये संभव है? यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। कैन वन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? कहता है क्या ये संभव है कि कोई एक इंसान एक सेम लैंड से ज़्यादा ग्रो कर सकता है, ज़्यादा उसकी उपज को बढ़ा सकता है, ज़्यादा फर्टिलिटी कर सकता है? देखते हैं, सारी चीज़ों को जानेंगे और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग आंसर खोजते हैं। कहता है ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। कहता है कोई भी लैंड ऐसा नहीं है पालमपुर में जिसको छोड़ दिया गया है कि जो खेती योग्य है और उस पर खेती नहीं की जा रही है, जो कल्टिवेबल है उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। उसको सारे के सारे जितने भी लैंड है सब पे कल्टीवेशन हो रहा है, सब पर खेती हो रही है। कहते हैं फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेनी सीजन खरीफ, जो खरीफ सीजन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेनी सीजन।
मतलब अगर कहीं पर खरीफ कहा जा रहा है, खरीफ क्रॉप्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब समझना है कि वह किस सीजन में ग्रो हुआ है, वह रेनी सीजन में ग्रो हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है ताकि आपको वो एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट तो पूरा का पूरा कंटेंट ही है, बट यह सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ से अभी क्वेश्चन बनने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, कहता है फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। फार्मर्स ज्वार एंड बाजरा ग्रो करते हैं, उनका कल्टीवेशन करते हैं। कब करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मतलब ये क्या है, ये दोनों खरीफ क्रॉप्स हैं विच आर यूज्ड टू फीड कैटल। क्यों काम आता है, क्या काम आता है, इसको जो मवेशी होते हैं, जो पशु होते हैं, उनको खिलाने में। अब गाय है, भैंस है, उनको जो खिलाया जाता है, उनको खिलाने के लिए ज्वार और बाजरा को ग्रो किया जाता था। ठीक है, जैसे अगर कैटल, फीड कैटल की बात करें तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मवेशियों का चारा। ठीक है, मवेशियों का चारा, मवेशियों को खिलाने के लिए, पशुओं को खिलाने के लिए ज्वार और बाजरा को ग्रो किया जाता है। कब किया जाता है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खरीफ। कहता है देन टेक्स प्लेस कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। कहता है उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो होता है, उसके बाद आलू की खेती होती है। कब, इन द सीजन अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है, मतलब समझिए कि जब ठंड का वक्त रहता है, अगर पालमपुर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, ज्वार और बाजरा की खेती की गई। ठीक है, रेनी सीजन में। उसके बाद फिर पोटैटो की गई। कब, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड दिसंबर। कहते हैं फील्ड्स आर सोन विथ वीट इन द विंटर सीजन, रबी। अब विंटर सीजन की अगर बात करें, प्रॉपर अगर विंटर सीजन की सिर्फ बात करें तो उस वक्त कौन से क्रॉप को ग्रो किया जाता है, रबी क्रॉप्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि प्रॉपर विंटर सीजन में फिर फील्ड की जो, मतलब जो खेती की जाती है, जो क्रॉप को बोया जाता है, जो बीज बोया जाता है, वो किस चीज़ का होता है, वह वीट के लिए होता है, वह गेहूं के लिए होता है। मतलब गेहूं का उपज कब किया जाता है, इन द विंटर सीजन। ठीक है, मतलब अभी हम लोगों ने 3 देख लिया कि ज्वार, बाजरा, पोटैटो, अब वीट। ठीक, कहते हैं सुगर केन कल्टीवेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस। कहते हैं बहुत एरिया में क्या होता है, सुगर केन का भी कल्टीवेशन होता है। सुगर केन मतलब गन्ना। कहते हैं जैगरी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सुगर केन। अच्छा, जैगरी, जैगरी का हिंदी क्या होता है, चलिए मैं बताता हूँ। गुड़, मीठा, बहुत जगह इसे मीठा भी कहते हैं। ठीक है, तो जैगरी कब, कहाँ से बनता है, शुगर केन से बनता है, गन्ने से बनता है। ठीक है, कहता है पालमपुर्स वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन हेल्प फार्मर्स टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर। कहते हैं 3 अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को जो है फार्मर्स क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उपजा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादन हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है। कहता है कि द डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, हम लोगों ने पहले क्लास में ही बात की थी कि पालमपुर एक बहुत ही आइडियल विलेज की तरह है। मतलब बहुत ही वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वह बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़िया है। ठीक है, हम लोगों ने पहले क्लास में ही बात की थी इस पर। तो कहता है कि वहाँ पर वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है, मतलब सिंचाई के जो साधन है, हिंदी लिख सकते हैं इरिगेशन का सिंचाई, मतलब समझिए पानी जो दिया जाता है वह इतना अच्छा सिस्टम है पालमपुर में। उसके कारण जो फार्मर्स हैं वहाँ पर के जो किसान हैं, उनके पास यह एज है या प्रिविलेज है कहा जाए कि वह 3 डिफरेंट क्रॉप्स को एक ईयर में
उगा सकते हैं, उनका उत्पादन कर सकते हैं। ठीक, कहते हैं बिफोर इलेक्ट्रिसिटी केम इन पालमपुर, पर्सियन व्हील्स वेर यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स। कहता है इलेक्ट्रिसिटी के आने के पहले, मतलब पालमपुर में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी, तब कौन से उपक्रम, कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता था? तो पर्सियन व्हील्स, मतलब व्हील से आपको समझ में आया चक्का। कहते हैं पर्सियन व्हील्स वेर यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स। मतलब आप समझेंगे, आपने हो सकता है देखा भी हो, हालांकि अब तो शायद ही कुआं देखने को मिलता है। ठीक है, कुएं में आप समझिए कि ऊपर में एक रड टाइप का लगा करके उसमें एक चक्का है, और उसके मदद से क्या कर रहा है, किया जा रहा है, फार्मर्स जो है पानी निकाल रहे हैं। कहाँ से? कुएं से। वेल का हिंदी क्या होता है? कुआं। तो कुएं से वह पानी निकालते थे। ड्रॉ का मतलब होता है निकालना। ठीक है, तो पानी को वह निकालते थे कुएं से, और उसके बाद क्या करते थे? इरिगेट करते थे, सिंचाई करते थे छोटे छोटे फील्ड्स की। ठीक, पूछ सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि बिफोर इलेक्ट्रिसिटी केम इन पालमपुर, what was the instrument that was used by the farmers to draw water from the wells and irrigate their fields? तो आंसर क्या हो जाएगा? पर्सियन व्हील्स। ठीक, अब समझते हैं हम लोग एक नए टर्म के बारे में, है तो मल्टीपल क्रॉपिंग। कहते हैं ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप, मतलब एक क्रॉप से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। आप देखिए मल्टीपल मतलब एक होता है तो हम लोग सिंगल बोलते हैं, एक से ज़्यादा हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीपल बोलते हैं। ठीक, तो कहता है ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप, एक क्रॉप से ज़्यादा अगर कहीं पर ग्रो किया जा रहा है एक साल में, ड्यूरिंग द ईयर, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड, सेम लैंड पर एक से ज़्यादा क्रॉप का अगर प्रोडक्शन किया जा रहा है, एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो किया जा रहा है पूरे साल में, तो उसको कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, कहता है मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। कहता है ये मोस्ट कॉमन वे है, सबसे ज़्यादा चलने वाला तरीका है। मतलब ज़्यादातर लोग जो एक लैंड पर एक क्रॉप से ज़्यादा को ग्रो कर रहे हैं, वह इसी को इस्तेमाल करते हुए अपने काम को कर रहे हैं। वो क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग। कहता है द अदर वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड। कहते हैं एक तो हम लोगों ने कॉमन तरीका देख लिया, एक कॉमन वे हम लोगों को पता चल गया, क्या था वो? मल्टीपल क्रॉपिंग। कहते हैं दूसरा तरीका, द अदर वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड, उसी लैंड से, एक ही धरती से, एक ही जमीन से ज़्यादा प्रोडक्शन करने का दूसरा क्या तरीका हो सकता है? इज बाय यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड। कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को का इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक ही लैंड से, मतलब सेम लैंड से जो है क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब कहता है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बारे में हम लोग आगे देखते हैं, उसको समझेंगे। ठीक, अब यील्ड को सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यील्ड क्या होता है। तो यील्ड, क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। कहता है जो भी क्रॉप प्रोड्यूस होता है एक लैंड पे, ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन, मतलब अगर खरीफ क्रॉप की बात की जाए, अगर रेनी सीजन की बात की जाए, अगर विंटर सीजन की बात की जाए, तो उस सीजन में जितना प्रोडक्शन हुआ उसको कहा जाता है यील्ड। ठीक, अब हम लोग समझते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बारे में। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या हो गए? जैसे कुछ अगर प्लॉइंग करना है तो अगर ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, थ्रेशर का इस्तेमाल किया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड। कहते हैं अंटिल मिड 1960s ट्रेडिशनल सीड्स वेर यूज्ड इन कल्टीवेशन विच प्रोड्यूस्ड रिलेटिवली लो सीड्स। इट नीडेड लेस इरिगेशन
काउ डंक एंड अदर नेचुरल मैन्योर वेर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। कहता है 1960s तक ट्रेडिशनल सीड्स को यूज़ किया जाता था कल्टीवेशन का, जिससे ये सीड्स नहीं, ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, ये ईल्ड होगा, ठीक है, ये ईल्ड होगा, आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कहता है 1960s के बीच तक, 1960s के मध्य तक, मतलब समझिए 1965 तक समझिए। कहता है अंटिल मिड 1960s ट्रेडिशनल सीड्स वेर यूज्ड इन कल्टीवेशन। उस वक्त तक ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था कल्टीवेशन में। ट्रेडिशनल सीड्स क्या होते हैं, मतलब जो बहुत समय से चले आ रहे हैं, बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, वैसे ही बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था। क्यों, किस चीज़ के लिए, कल्टीवेशन के लिए, ठीक। विच प्रोड्यूस्ड रिलेटिवली लो यील्ड्स, जिससे कम जो है वह क्या होता था, उत्पादन कम होता था, यील्ड कम होता था। इट नीडेड लेस इरिगेशन, अब कम हो रहा था उत्पादन, तो उसमें देखते हैं चीज़ें क्या क्या लग रही थी। कहता है इट नीडेड लेस इरिगेशन, वहाँ पर इरिगेशन कम लग रहा था, मतलब कम पानी की आवश्यकता हो रही थी, कम पानी से ही हम लोग सिंचाई कर पा रहे थे। काउ डंग, गोबर, ठीक है, गाय का गोबर, एंड अदर नेचुरल मैन्योर वेयर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, मतलब कहता है और दूसरे नेचुरल, मतलब जो प्राकृतिक रूप से बन जाए। मैन्योर का हिंदी क्या होता है, मैन्योर का हिंदी होता है खाद, मैन्योर का हिंदी होता है खाद। तो कहता है जो नेचुरली अवेलेबल मैन्योर थे उनको ही फार्मर्स क्या करते थे, वेर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब जो उसकी उर्वरक क्षमता को, मतलब अगर कोई सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो कहता है ये जो फर्टिलाइजर्स हैं इसमें नेचुरल मैन्योर का इस्तेमाल कर रहे थे फार्मर्स, कब, 1965 तक समझते हैं, मिड 1960s की बात की गई है, ठीक। कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या दिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने दिया हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमें मिला HYVs, इससे बहुत बदलाव आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन, सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग एक टर्म, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन को हिंदी में कहा जाता है हरित क्रांति, मतलब एक क्रांति आ गई, एक बदलाव आ गया। अच्छा, हरित क्यों है, हरित में हरा है, मतलब ये बात हो रहा है ये फार्म से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए इसे कहा गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन। कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स। 2-3 बार मैंने इसलिए रिपीट किया क्योंकि हाई यील्डिंग, आपको खुद एक आइडिया मिल रहा होगा कि हाई यील्ड मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा उत्पाद, मतलब ऐसे सीड्स आए मार्केट में, ऐसे वैरायटी के बीज आए मार्केट में जो क्या दे रहे थे, जो हाई यील्ड दे रहे थे, जिनको बोने से क्या मिल रहा था, ज़्यादा यील्ड मिल रहा था। कहता है इट गेव अ बूस्ट टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस एज HYV सीड्स प्रोड्यूस्ड फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन देन अर्लियर। कहता है इसने एक बूस्ट दे दिया। बूस्ट समझिए कि आपकी गाड़ी जो है वह धीरे धीरे चल रही है और मान लिया जाए कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, ठीक, तो आप गाड़ी को धक्का मार के चल रहे हैं, पीछे से कि कोई आया और उसने कहा कि चलो भाई मैं धक्का लगा देता हूँ तुम्हारी गाड़ी को, ठीक, तो उसने किसी तरह से धक्का लगाया, कैसे लगाया वो आप सोचिए, ठीक, विजुअलाइज करते हुए चलना है, मैंने बोला ही है सोशल साइंस में चीज़ों को सोचते हुए चलना है, ठीक। तो उससे क्या हो गया, एक बूस्ट मिल गया उसको, उसकी जो कैपेसिटी थी मूव होने की वह और फास्टन हो गई, वो जल्दी जल्दी मूव करने लग गया। उसी प्रकार से जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन में HYVs आए, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स आए, इससे क्या हो गया, बूस्ट मिल गया कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस को। बहुत इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन ऑफ व्हीट और राइस। गेहूं और चावल का जो उत्पादन था वह बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कहते हैं एज HYV सीड्स प्रोड्यूस्ड फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन देन अर्लियर। ये जो HYV सीड्स थे
हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे। मतलब जितना पहले प्रोडक्शन हो रहा था उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया। एग्जाम्पल भी है कि मान लिया जाए पहले 1300 केजी पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन हो रहा था, और जब हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स का इस्तेमाल किया गया तो वहीं पर 3200 केजी पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन होने लग गया। आप समझिए कि डबल से भी ज़्यादा। तो एक प्रकार का बूस्ट हो गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक बहुत कहा जाए कि बहुत अहम बदलाव था, या बहुत मेजर रिक्वायर्ड बूस्ट था फॉर द फार्मर्स। ठीक, अब किसी चीज़ की कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराइयां भी होती है, उनको भी देखते हैं आगे। ठीक, कहते हैं कि ज़्यादा पहले से ज़्यादा ग्रेन तो मिलने लग गए, पहले से ज़्यादा उपज तो होने लग गया, मगर क्या क्या चीज़ें लगने लग गई। कहता है इट नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स। अब इसको क्या चाहिए था? इट नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होने लगी। हम लोगों ने देखा कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया था पालमपुर में, पर्सियन व्हील्स को फार्मर्स इस्तेमाल कर रहे थे, कुएं से पानी निकाल लेते थे और अपने फील्ड को इरिगेट कर देते थे। ठीक, अब क्या है, HYV सीड्स को क्या चाहिए? प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। एंड ऑल्सो पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का अगर आप हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कीटनाशक। कीटनाशक मतलब समझिए कीड़ा को मारने की दवा, क्योंकि खेत में क्या होता है कि जो अनाज है उसमें कीड़ा लग जाता है। ठीक, तो कहता है कि HYV सीड्स को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स चाहिए एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। वहाँ पर आप देखिए नेचुरल मैन्योर को एज फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर रहे थे फार्मर्स, जो उनको बहुत आसानी से मिल जा रहा था अपने गांव में, उनको उसके लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। बट आप देखिए अब केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है, पेस्टिसाइड्स की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, तो अब पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तभी जाकर के क्या होता था, टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स, मतलब ये सारी चीज़ें दी जाती थी जब हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स को। आप समझिए ये एक प्रकार का कम्बिनेशन हो गया कि HYVs है, उसके साथ पानी बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तभी जा करके बेस्ट रिजल्ट्स जो है वह मिल रहे हैं। अब आप समझिए केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते होंगे, डेली लाइफ में भी देखते होंगे कि अगर केमिकल को ओवर यूज़ किया जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसी पर डिपेंडेंट है। कहते हैं विल द लैंड सस्टेन, क्या धरती बचेगी, क्या जमीन बचेगा? देखते हैं। कहते हैं एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज लेड टू इट्स ओवर यूज। एक्सेसिव यूटिलाइज कर ले रहे हैं हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे पानी, ग्राउंड वाटर की अगर बात की जाए तो क्या है, लिमिटेड है हमारे पास, अब उसको हम लोग एक्सेसिवली यूज कर ले रहे हैं, हद से ज्यादा उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो जा रहा है, ओवर यूज हो जा रहा है, जितना इस्तेमाल होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग कर ले रहे हैं। कहा जाए तो एक प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है। ठीक, जब एक्सप्लॉयटेशन होगा तो वह चीज़ें जो है वह हानिकारक होंगी। कहता है ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंक्रीज्ड यूज, देखिए पहले कम इस्तेमाल हो रहा था, एक लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल हो रहा था, मगर अब HYVs को एम्पल अमाउंट में इंक्रीज करके केमिकल फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता पड़ रही थी। कहता है ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इन मेनी एरियाज। कहता है चूंकि इंक्रीज्ड यूज हो रहा था केमिकल फर्टिलाइजर्स को, कब से, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन हुआ, या समझिए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जब से शुरुआत हुई उसका जब से टाइम पीरियड बना, कब, मिड 1960s से। कहता है तब से ग्रीन रिवॉल्यूशन को जोड़ा जाने लग गया कि जब से हरित क्रांति हुई, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, क्या हो गया,
लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, मतलब जो उर्वरक क्षमता थी, जो मिट्टी में फर्टिलिटी थी, मिट्टी अगर फर्टाइल होगा, व्हेन द सॉइल इज फर्टाइल ओनली देन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इज पॉसिबल। ठीक, तो जब सॉइल फर्टाइल ही नहीं रहेगा तो फिर प्रोडक्शन होगा कैसे? इसलिए कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन को एसोसिएट किया जाने लग गया, नाम जोड़ा जाने लग गया कि जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तब से क्या हुई, सॉइल जो है वह इनफर्टाइल हो गई, मतलब सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वह खो गई। बहुत सारे एरियाज में यह बात को देखने को मिला। कहता है इरिगेशन थ्रू द ट्यूब वेल uses groundwater continuously and this has led to the depletion of the water table। जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, बहुत बड़ी मात्रा में क्या चाहिए, पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता है HYVs को। तो अब उसके लिए कुछ व्यवस्था तो करना पड़ेगा, तो अब ट्यूब वेल से पानी दिया जाने लग गया। पहले क्या था कि कुएं से पानी को खींच लिया जा रहा था, अब ट्यूब लगा करके पानी दिया जाने लग गया, खेतों में इरिगेट किया जाने लग गया फील्ड्स को। तो कहता है इरिगेशन थ्रू द ट्यूब वेल यूजेस ग्राउंड वाटर। अब पानी आ कहाँ से रहा है, ग्राउंड वाटर से आ रहा है, जो हमारे धरती के नीचे पानी है वही पानी का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। उसको बराबर इस्तेमाल जब किया जाने लग गया, कॉन्टिन्यूसली, लगातार, बराबर, बारंबार जब इस्तेमाल किया जाने लग गया, तो उससे क्या हो गया, समझिए कि आप हमारा जो ग्राउंड वाटर है, समझिए एक बाल्टी है उसमें पानी, ठीक, अब बार बार उसमें पानी बहुत ही धीरे 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 भर रहा है और हम लोग निकाल ले रहे हैं, समझिए एक बड़े से जग से हम लोग जल्दी जल्दी निकाल ले रहे हैं, तो क्या होगा, इससे डिप्लीशन हो जाएगा। डिप्लीशन का मतलब होता है कम जाना, जो वाटर लेवल है, जो वाटर का टेबल है, उसमें क्या हो जाना, डिप्लीशन हो जाना। तो बार बार जो इस्तेमाल किया जा रहा था, बार बार जो ग्राउंड वाटर लिया जा रहा था, उससे डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल हो गया। तो कहता है कि क्या हमारा लैंड बचेगा, इस तरह आपको यह सोचना है, ठीक, कि विल द लैंड सस्टेन। नेक्स्ट है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। कहता है कि अब हम लोग देखते हैं कि जो लैंड पालमपुर में था उसको फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया था। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। Many people engaged in agriculture do not have sufficient land for cultivation। कहता है कि बहुत, हम लोगों ने पहले अभी बात की लैंडलेस लेबरर्स के बारे में, या ऐसे फार्मर्स जिनके अपने लैंड नहीं है, ठीक, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, जो कृषि से संबंधित काम कर रहे थे, मगर उनके पास सफिशिएंट लैंड नहीं था, मतलब जमीन तो है उनके पास मगर इतना नहीं है कि उस पर वह खेती कर लें और वह खेती से उनको इतने पैसे की कमाई हो जाए कि वह अपना जीवन यापन कर लें, ठीक। कहते देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द फार्मर्स। मतलब मान लिया जाए कि कोई एक आदमी है, ठीक है, मान लेते हैं उस आदमी का नाम है रोहन, ठीक। अब रोहन की क्या है कि मान लेते हैं 2 कट्ठा जमीन है रोहन के पास, ठीक। अब रोहन के 2 बेटे, एक क्या नाम लिया जाए, कुछ भी समझिए आप, ए या बी, ठीक। अब एक ए है एक बी है, ठीक। अब जब रोहन जीवित है, व्हेन रोहन इज अलाइव, तो वो 2 कट्ठे का मालिक है, ठीक। अब वहाँ पर वह खेती कर रहा है, उससे उसका बहुत काम नहीं चल रहा है, मगर फिर भी किसी तरह मैनेज हो जा रहा है, ठीक। रोहन की मृत्यु हो गई, डेथ हो गया। अब ए और बी के बीच में क्या हो गया, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ए के पास भी 1 कट्ठा है, बी के पास भी 1 कट्ठा है, ठीक। तो अब इससे क्या हो जाएगा कि पहले ही 2 कट्ठे में खेती करना जो है वो बहुत ही प्रोडक्टिव नहीं था, बहुत फ्रूटफुल नहीं था। अब 1-1 कट्ठे में वो लोग खेती कर रहे हैं, उनका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, कोई काम ही नहीं चल रहा है, उससे उनका जीवन यापन ही नहीं हो रहा है। अब एक तरफ तो ऐसे प्रकार के लोग हैं जिनके पास 1-1 कट्ठा है, अब एक तरफ क्या है, बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बीघे बीघे में खेत है। तो एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, ठीक।
तो इसके कारण जो है एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। समझिए कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो मीडियम फार्मर्स हैं, जो लार्ज फार्मर्स हैं, उनके बीच में एक गैप क्रिएटेड है। आप देखेंगे भी तो आपके बुक में भी जो है वह ऐसा ऐसा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वह एक फोटो दिया हुआ है कि कैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है। तो इस कारण से लोगों को जो है वह अपना जीवन जीने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उनको दूसरा कोई काम देखना पड़ रहा था। अगर वह खेती से उनके पास समझिए सफिशिएंट पैसा नहीं आ रहा है तो उनको दूसरा काम तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको करना ही पड़ेगा अपने जीवन यापन को करने के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। लैंड की बात हम लोगों ने कर ली। कहते हैं हु विल प्रोवाइड द लेबर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था लैंड के बाद लेबर। तो कहते हैं लेबर कहाँ से आएगा। लैंड है, मान लेते हैं कि लोगों के पास लैंड है, ठीक, तो अब लेबर कहाँ से आएगा, उस पर काम कौन करेगा। लेबर इज वेरी नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन आफ्टर लैंड। कहता है लेबर क्या है, बहुत नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन है। उपज के लिए लेबर का होना लैंड के बाद बहुत ही आवश्यक है। कि अगर आपके पास लैंड है भी, उस पर काम करने वाला ही कोई नहीं है, तो फिर प्रोडक्शन तो अपने आप हो नहीं सकता है। ठीक, कहते हैं लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स, whereas small farmers along with their families work on their own fields। कहता है जो लार्ज, जो बड़े बड़े और जो मध्यम वर्गीय फार्मर हैं, वह फार्म लेबरर्स को क्या कर ले रहे थे, हायर कर ले रहे थे, मतलब भाड़े पर ले रहे थे, उनको दिहाड़ी दे रहे थे, रोज की मजदूरी दे रहे थे और उनसे अपना फार्म पर काम करवा रहे थे, उनसे खेती का काम करवा रहे थे। ठीक, परंतु जो छोटे फार्मर्स थे, जो स्मॉल फार्मर्स थे, वह क्या कर रहे थे, उनको भी तो हेल्प की आवश्यकता है, उनको भी तो चाहिए कि उनके भी फार्म पर कोई काम कर दे। ठीक, तो वो क्या करते थे, अलोंग विद देयर फैमिलीज, मतलब अपने परिवार के साथ वह खुद ही जो है अपने फील्ड में काम करते थे। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो छोटे फार्मर्स हैं उनको अपने भी फील्ड में काम करना है, और चूंकि उनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है, उनके पास बहुत कम लैंड है, तो उनको दूसरे के फील्ड में भी काम करने के लिए जाना पड़ता था। ठीक, कहते हैं द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। लेबर की बात हम लोगों ने कर ली, अब बात करते हैं कैपिटल की। जैसे वर्किंग कैपिटल हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में। ठीक, तो कहते हैं कैपिटल कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे। लैंड है, लेबर भी है, अब पैसे कहाँ से आएंगे। पैसे आएंगे तभी तो उस पर काम होगा, तभी तो लैंड पर प्रोडक्शन की जो का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जा सकेगा। तो कहता है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। कहता है पहले जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होता था उसमें उतने पैसे की आवश्यकता नहीं थी, मगर अब जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड होने लग गया इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होने लग गई। हम लोगों ने देखा कि इसमें प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, इसमें इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए। मतलब जो मॉडर्न फार्मिंग हुआ, जो एक बदलाव हुआ फार्मिंग में, इसमें पैसे की भी लागत बढ़ गई। मतलब अब लोगों को पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे थे, तभी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक, कहते हैं मोस्ट स्मॉल फार्मर्स डू नॉट हैव द मनी एंड हेंस दे हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, इट लीड्स देम टू द इनटू द डेट। कहते हैं ज़्यादातर जो छोटे फार्मर्स थे, ज़्यादातर जो एकदम छोटे फार्मर हैं, उनके पास तो पैसे हुआ नहीं करते थे, डू नॉट हैव द मनी एंड हेंस दे हैव टू बोरो मनी, और इसलिए उनको क्या करना पड़ता था, उनको पैसे जो है वह उधार में लेने पड़ते थे, बोरो करने पड़ते थे पैसे। किस लिए, ताकि उनको भी तो कैपिटल डालना है अपने फार्म में। अगर वह फार्मिंग एक्टिविटी को कैरी आउट कर रहे हैं तो उन्हें भी तो पैसे लगाने पड़ेंगे। तो वह पैसे की जो व्यवस्था है वह कैसे करते थे, बाय बोरोइंग मनी, मतलब पैसे को कर्ज पर लेकर के। और कर्ज ले लिया उन्होंने तो उससे उनको समस्याएं और बढ़ने लग गई। क्यों, क्योंकि ऐसे ही मान लिया जाए कि खेती हो रही है और खेती में से उनका पूरा भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, उनका जो लाइवलीहुड है वो भी ठीक से नहीं चल पा रहा है, और अब क्या है कि अब उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन भी आ गया कि उनको कर्ज भी चुकाना है। अब कर्ज कैसे चुकाना है, इंटरेस्ट पेमेंट होगा उस पर। मतलब बहुत तरीके से जो फार्मर्स हैं, जो छोटे फार्मर है, वो बहुत तरीके से परेशान। ठीक,
कहता है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अच्छा सॉरी, एक पॉइंट हमारा छूट गया ना। कहते हैं मीडियम एंड लार्ज फार्मर सेव मनी फ्रॉम फार्मिंग एंड हेंस आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड फर्दर। कहता है जैसी समस्याएं स्मॉल फार्मर्स को थी कि उनको कर्ज लेना पड़ता था, वैसी समस्याएं मीडियम और लार्ज फार्मर्स को नहीं थी। वह क्या करते थे, दे यूज्ड टू सेव मनी, वह पैसा बचाते थे। जो फार्मिंग से उनको पैसा आता था, जो प्रॉफिट आता था, उसको वो बचाते थे और उसके बाद वह अरेंज कर लेते थे आराम से। उनको जो भी कैपिटल इनपुट देना पड़ता था, जो भी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ती थी, या जो भी फिक्स्ड कैपिटल वह खरीदना चाहें, जैसे ट्रैक्टर वगैरह खरीद लिए, थ्रेशर खरीद लिए, उनका क्या एक फिक्स्ड कैपिटल है, लंबे टाइम तक रहेगा। ठीक, तो जो भी कैपिटल की आवश्यकता पड़ती थी या मीडियम और लार्ज फार्मर्स उसको आसानी से अवेलेबल करा लेते थे। ठीक, जो समस्याएं थी वह सबसे ज़्यादा किनके साथ थी, स्मॉल फार्मर्स के साथ थी। नेक्स्ट है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। कहते हैं ये जो सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या होता है कि जितनी की आवश्यकता है उससे ज़्यादा, मतलब जितनी की आवश्यकता फार्मर्स को हो रही है उससे ज़्यादा वह क्या कर रहे हैं, उपजा रहे हैं। उनका जो उपज है, उनका जो प्रोडक्शन है, उनकी खुद की आवश्यकता से ज़्यादा है। एग्जाम्पल हम लोग वीट का लेते हैं। कहता है स्मॉल फार्मर्स हैविंग लिटिल प्रोडक्शन कीप्स अ सब्सटैंशियल शेयर फॉर द फैमिली एंड सेल द रेस्ट। जो छोटे फार्मर है वह क्या करते हैं, उनके पास प्रोडक्शन भी बहुत लिटिल है, बहुत कम अमाउंट में है, एक सब्सटैंशियल शेयर वह रख लेते हैं। सब्सटैंशियल का अगर आप हिंदी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं संतोषजनक, मतलब जिससे समझिए कि उनका गुजारा बस हो जाए किसी तरह। ठीक, तो एक सब्सटैंशियल शेयर ऑफ वीट को वह रख करके बाकी को वह क्या कर दे रहे हैं, बाकी को वह बेच दे रहे हैं, और एंड सेल द रेस्ट। कहता है मीडियम एंड स्मॉल फार्मर्स हैविंग सरप्लस ऑफ व्हीट प्रोडक्शन सेल इट इन द मार्केट एंड अर्न अ हैंडसम अमाउंट। जो छोटे सॉरी जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो गया है, सॉरी आज दो मिस्टेक हो गया, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। कहता है कि जो मध्यम वर्गीय फार्मर है, जो बड़े फार्मर है, जो बड़े खेतिहर हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास तो सरप्लस हो रहा है, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उनके पास जो वीट का प्रोडक्शन है उनके खुद के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वह क्या कर रहे हैं, उसको उसको रख करके वह बाकी जितना उनको इस्तेमाल है उसका उन्होंने स्टॉक कर लिया, उसको उन्होंने रख लिया, और बाकी को वह क्या कर दे रहे हैं, बाकी को वह बेच दे रहे हैं, बाकी को वह सेल कर दे रहे हैं इन द मार्केट। ठीक, और उससे क्या हो जा रहा है, उनकी जो एक कमाई है वह भी हो जा रही है, और एक प्रकार से समझिए उनका बिजनेस भी हो जा रहा है। ठीक, तो मतलब हम लोगों को यह जो फार्मिंग है पालमपुर में, इसमें हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन का जो है वह आंसर मिला। और इसका अगर कहा जाए कि एक पूरा जो निचोड़ है या पूरा हमें जो समझने वाली चीज़ है, तो हम लोगों ने नए नए वर्ड्स को समझा, और इसमें हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिले कि लेबर कहाँ से आता है, कहाँ से कौन किस क्लास के फार्मर लेबरर्स को मैनेज करते हैं, लैंड की क्या कंडीशन है, लैंड से कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना और समझा। ठीक है, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू योर ओन चैनल सोशल साइंस बाय विशाल सर। जो भी चैंपियन मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरे पास एक मैसेज है कि वह इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत सारे लोगों को कंटेंट से हेल्प मिली है, आपको भी ज़रूर मिलेगी। आप सिर्फ एक बार वीडियो को एंड तक देख लें। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फार्मिंग इन पालमपुर के बारे में, मतलब कि फार्म एक्टिविटीज़ जो पालमपुर में होते हैं उनको कैसे कैरी ऑन किया जाता है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया जाता है, और किन किन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने के बाद जो स्टेटस है या कहा जाए जो लैंड की कंडीशन है उसकी फर्टिलिटी कैसी रहती है, कैसे जो है एक इंसान एक ही लैंड से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है,
कैसे ज़्यादा ईल्ड जो है वह किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट क्लास में जाना था और समझा था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि और क्या क्या एक्टिविटीज़ होते थे पालमपुर में जो फार्मिंग से हट करके थे, जिनको हेडिंग दिया गया है नॉन फार्म एक्टिविटीज़, मतलब जो फार्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं थे, कहाँ, पालमपुर में। तो पहला देखते हैं। तो पहला क्या है, डेयरी। कहते हैं डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी, मतलब डेयरी का जो काम था वह एक दूसरा कॉमन एक्टिविटी था। फार्मिंग तो मोस्ट कॉमन एक्टिविटी था, मतलब जो 75% लोग थे, 100% में कहा जाए 75% लोग वह किस में इन्वॉल्व थे, वह फार्मिंग में इन्वॉल्व थे। मगर अब जो डेयरी है, मतलब रेस्ट के जो 25% बच गए, वह लोग अगर किसी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व थे तो वह क्या था, डेयरी। डेयरी में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे, इसलिए लिखा हुआ है द अदर कॉमन एक्टिविटी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। द अदर कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर इज डेयरी। कहता है कि दूसरा कॉमन एक्टिविटी जो बहुत सारे परिवारों में लोग कर रहे थे, अगर वह खेती नहीं कर रहे थे, अगर वह फार्मिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, तो नॉन फार्म एक्टिविटी में वो डेयरी का काम कर रहे थे। ठीक है, क्या था, इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर वॉज डेयरी, डेयरी का काम कर रहे थे। People used to feed their buffaloes on various kinds of grass and bajra and jawar that used to grow during the rainy season. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बाजरा हो गया, जवार हो गया, यह सारे कौन से सीजन में जो है ग्रो किए जाते हैं, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब ड्यूरिंग द रेनी सीजन को कौन से क्रॉप जो है वह रेनी सीजन में ग्रो होते हैं, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक, तो कहते हैं कि लोग जो है अपने बफेलोज को क्या खिलाते थे, अलग अलग प्रकार के ग्रास खिलाते थे, अलग अलग प्रकार के घास खिलाते थे, और बाजरा खिलाते थे, ज्वार खिलाते थे, जो किस सीजन में ग्रो होता था, दैट यूज टू ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब उनसे जो मिल्क मिलता था, जो दूध मिलता था, उसको कहाँ बेचा जाता था। मिल्क वॉज सोल्ड इन रायगंज, अ विलेज नियर बाय। बगल का एक गांव था जिसका नाम था रायगंज, वहाँ पर जो मिल्क मिलता था बफेलो से, उसको बेच करके लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, मतलब अपना लाइवलीहुड वह कैसे चला रहे थे, बाय डेयरी। और डेयरी में कैसे, बफेलो को फीड करके, बफेलो से जो मिल्क मिल रहा था उस मिल्क को सेल करके। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है छोटे स्तर पर, मतलब बहुत ही कहा जाए कि अगर आपके गांव में कहीं पर कोई आयरन का टूल प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है, कोई छोटी सी फैक्ट्री किसी ने लगाई हुई है कि वो जो भी फार्मिंग में यूज़ होते हैं आयरन के टूल्स, मान लिया जाए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर खुरपी का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर कुदाल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को अगर कोई बना रहा है तो ये बहुत ही स्मॉल स्केल पर बना रहा है। उसके लिए क्या होता था उसको जानते हैं। कहता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, वेरी फ्यू पीपल वेर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। कहता है बहुत कम लोग जो है वह एंगेज थे, किस चीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब किसी भी चीज़ को बनाने में बहुत ही कम लोग इन्वॉल्व थे। कहाँ, पालमपुर में। कहते हैं एज मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स विच इज़ डन ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, मोस्टली कैरिड आउट एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ द लेबर दैट द फैमिली प्रोवाइड्स। कहता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो पालमपुर में हो रहा था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी और कैसे कैसे लोग इन्वॉल्व थे, मतलब जो लेबर मिल रहा था वो कहाँ से मिल रहा था। कहते हैं बहुत कम लोग इन्वॉल्व थे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में। Very few people were engaged in manufacturing in Palampur, as manufacturing in Palampur involves simple production methods। मान लिया जाए कि कुदाल बनाया जा रहा है, तो ये उसमें तो बहुत टेक्निकलिटीज़ की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से जो है वह कुदाल जो है एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी जो है उसको बना सकता है, या मान लिया जाए जो नहीं भी पढ़ा लिखा है उसको भी सिखा दिया जाएगा तो वह भी सीख करके उसको बना सकता है। तो इसमें क्या हो रहा था कि ये बहुत ही छोटे स्केल पे इसको किया जा रहा था, विच इज़ डन ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, मोस्टली कैरिड आउट एट होम। बहुत ही छोटे स्केल पे किया जा रहा था, लोग अपने घर में इसको बना ले रहे थे, और इन द फील्ड्स, या फिर फील्ड में अगर कोई काम हो रहा है तो फील्ड में भी काम कर ले रहे हैं
विद द हेल्प ऑफ द लेबर दैट द फैमिली प्रोवाइड्स। मतलब जो लेबर मिल रहा था वो कहाँ से मिल रहा था, फैमिली से मिल रहा था। मतलब फैमिली ही जो है वह लेबर का काम कर रही थी, फैमिली ही मदद कर दे रही थी लोगों को कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, तो मतलब समझिए बहुत ही स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पालमपुर में हो रहा था। बहुत कम ही लोग थे जो मैन्युफैक्चरिंग करके अपना जीवन यापन चला रहे थे, अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। कहता है शॉपकीपर्स। अब यहाँ पर दो टर्म आपको नया, दो न्यू टर्म आपको सीखने को मिलेगा। कहता है वेरी फ्यू पीपल इन पालमपुर आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड। कहता है बहुत ही कम लोग जो हैं पालमपुर में किस चीज़ में इन्वॉल्व थे, ट्रेड में। अब ट्रेड क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मतलब जब आप ब्रॉडर लेवल पर आप एक्सचेंज करते हैं कहीं से भी, मान लिया जाए कि आप किसी दूसरे कंट्री से आपका बिजनेस हो रहा है, ठीक है, आपका व्यापार हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है। आप गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करते हैं और मान लिया जाए कि आप उसको लंदन में बेच देते हैं, ठीक है, मतलब यूके में बेच देते हैं। तो वहाँ से क्या हो रहा है, वहाँ से इंपोर्ट हो रहा है और आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स बेसिकली हो रहा है, तो उसको कहा जाता है ट्रेड। ठीक, अब एक होता है शॉपकीपर। शॉपकीपर स्मॉल स्केल पर होता है, इसका लोकेशन जो है वह फिक्स होता है। देखिए पालमपुर ट्रेडर्स आर शॉपकीपर्स। पालमपुर के ट्रेडर्स क्या है, शॉपकीपर्स। ठीक, छोटे लेवल पर है, हु बाय गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज। क्या करते हैं, वह होलसेल मार्केट से जो कहाँ है, सिटीज में है, खरीदते हैं, माल खरीदते हैं कहाँ से, होलसेल मार्केट से, और कहाँ आकर के उसको बेच देते हैं, एंड सेल देम इन देयर विलेज। कहता है कि छोटे स्केल पर वो लोग शॉपकीपर का काम कर रहे हैं, मगर वो लोग ट्रेड में भी इन्वॉल्व है। क्यों, एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी वो लोग कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वह बाहर के देशों से ही हो तभी उसको सिर्फ ट्रेड कहा जाएगा, वह अपने भी देश में हो तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जहाँ पर कोई लोकेशन की कहा जाए कि कोई बाध्यता नहीं है कि हाँ इसी परफेक्ट लोकेशन पर ही सिर्फ काम हो रहा है, तो उसको ट्रेड कहा जाता है। बेसिकली समझिए क्या है, ट्रेड इज अ ब्रॉडर टर्म। ठीक है, और शॉपकीपर क्या है, शॉपकीपर उसके अंदर जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो कहता है पालमपुर ट्रेडर्स आर शॉपकीपर्स हु बाय गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज। कहाँ से खरीदते हैं, होलसेल मार्केट जाते हैं, वहाँ से जो कहाँ है, सिटी में है, वहाँ से गुड्स खरीद लेते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, गांव में आकर के बेच देते हैं। ठीक, इससे भी बहुत लोगों का क्या हो रहा था, जीवन यापन हो रहा था, हालांकि कम ही लोग थे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में, चाहे वह सामान हो, इंसान हो, जानवर हो, ठीक है, कोई भी हो जिसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में किसी व्हीकल का इस्तेमाल हो रहा है। देखते हैं, कहता है ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। हम लोगों ने पहले क्लास में जाना था कि पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है, मतलब जो पालमपुर के जो रोड्स हैं वो वेल डेवलप्ड रोड्स हैं, वहाँ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो कहता है एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट में मतलब एक परसेंटेज ऑफ लोग कहा जा सकता है पालमपुर के जो है वह इन्वॉल्व थे। कहता है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। कहते हैं बहुत अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स थे, अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स जो है वह क्या कर रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे, किसको, पालमपुर को कनेक्ट कर रहे थे रायगंज से। रायगंज क्या था, अ नियर बाय विलेज। ठीक है, जैसे टांगा वाला था, टांगा चला करके लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहा था, या कोई भी सामान हो गया उसको भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहा था। रिक्शा वाले थे, जीप वाले थे, ट्रैक्टर था, कोई सामान हो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना हो। ठीक, तो इससे क्या होता था, दीज मूव पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यह क्या करता था, एक जगह से दूसरे जगह, चाहे कोई सामान लेकर के जाना हो या कोई वस्तु लेकर के जाना हो या कोई इंसान को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना हो, मतलब पहुंचाना हो। ठीक, इसमें भी क्या हो रहा था, लोग जो है इन्वॉल्व थे पालमपुर के, अपना जीवन यापन जो है, अपना लाइवलीहुड जो है वह यहाँ से वह अर्न कर रहे थे। ठीक, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, आज हम लोगों ने पढ़ा नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में। होपफुली वीडियो आपको हेल्पफुल लगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।